गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हमने केंद्रक के बारे में पढ़ा था कि केंद्रक कहाँ पहले तो प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में केंद्रक कैसा होता है। प्रोकैरियोट्स में केंद्रकाभ पाया जाता है और यूकैरियोट्स में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक की उपस्थिति कहाँ कहाँ मिलती है, केंद्रक का आकार क्या होता है, केंद्रक की संख्या कितनी पाई जाती है। अब आगे पढ़ते हैं हम कि केंद्रक की संरचना कैसी होती है। तो केंद्रक की जो संरचना होती है, इस केंद्रक की संरचना को यहाँ पर हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया है, 5 भागों के अंदर बांटा है। केंद्रक आवरण जो सबसे बाहर की तरफ पाया जाता है, ये पाया जाता है केंद्रक आवरण। केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक के अंदर प्रेजेंट जो साइटोप्लाज्म जैसे कोशिका में होता है, वैसे यहाँ जो अधात्री पाई जाती है, मैट्रिक्स पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर क्रोमैटिन रेटिकुलम, केंद्रकीय क्रोमैटिन जालिका। तो केंद्रकीय क्रोमैटिन जो जालिका है, यहाँ पर 2 प्रकार से पाई जाती है, एक तो यूक्रोमैटिन के रूप में और एक हेटेरोक्रोमैटिन के रूप में। यूक्रोमैटिन गहरी होती है और हेटेरोक्रोमैटिन हल्की होती है। जो चारों तरफ प्रेजेंट है ये ब्लैक कलर में, ये हेटेरोक्रोमैटिन को शो कर रही है, और ये जो फाइब्रस जैसे दिखाई दे रहे हैं ये यूक्रोमैटिन को शो कर रही है। इसके बाद में केंद्रिका न्यूक्लियोलस, तो यहाँ सेंटर में यहाँ पर केंद्रिका प्रेजेंट है एंड एंडोसोम, ये भी सेंटर में केंद्रिका के आसपास कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। तो यहाँ हमने ऑल ओवर 5 भागों के अंदर केंद्रक का डिवाइडेशन किया है, केंद्रक के पार्ट्स का। तो फर्स्ट देखते हैं हम केंद्रक आवरण। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो केंद्रक आवरण होता है, न्यूक्लियस जो एनवलप होता है, इस न्यूक्लियस एनवलप को हम कैरियोथीका कहते हैं। कैरियोथीका या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं। क्योंकि न्यूक्लियस के चारों तरफ दोहरी मेम्ब्रेन पाई जाती है। जो यहाँ पर ये न्यूक्लियस उपस्थित है, इसके चारों तरफ ये आउटर मेम्ब्रेन और अंदर की तरफ यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, दोहरी मेम्ब्रेन पाई जाती है। इस दोहरी मेम्ब्रेन पर ये यहाँ पर पोर्स पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। दोहरी मेम्ब्रेन में जगह जगह निश्चित स्थानों पर छिद्र पाए जाते हैं। तो इसीलिए जो केंद्रक आवरण है, इस केंद्रक आवरण को भी हम कई पार्टों के अंदर डिवाइड करते हैं। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, फाइब्रस लैमेला या लैमिना। फाइब्रस लैमेला या फाइब्रस लैमिना। तो यहाँ पर जो केंद्रक आवरण है, इस केंद्रक आवरण को भी हमने यहाँ पर 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम कि न्यूक्लियस जो मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन 2 भागों में बटी होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। जो बाहर की तरफ उपस्थित है इसको बोलते हैं हम आउटर मेम्ब्रेन, और जो अंदर की ओर उपस्थित है, न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ उपस्थित है, उसको बोलते हैं हम इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन मोटी होती है, इनर मेम्ब्रेन पतली होती है, और यहाँ पर इन दोनों के बीच में पेरी न्यूक्लियर स्पेस पाया जाता है।
दोनों के बीच में एक स्थान उपस्थित होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन है, इस आउटर मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम पाए जाते हैं। तो न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, कंप्लीटली आउटर मेम्ब्रेन पर चारों तरफ से घिरे हुए यहाँ पर राइबोसोम पाए जाते हैं। और ये राइबोसोम ईआर तक, ये बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है यहाँ, ईआर, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन जो है वो ईआर से जुड़ी हुई होती है। तो ये राइबोसोम आउटर मेम्ब्रेन के साथ साथ ईआर पर भी चिपके होते हैं, इसलिए आउटर मेम्ब्रेन कैसी होती है, खुरदुरी। इनर मेम्ब्रेन होती है चिकनी, पतली और चिकनी। और इन दोनों के मध्य में पेरी न्यूक्लियर स्पेस उपस्थित होता है। तो अब देखते हैं हम, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। तो अभी बताया था न्यूक्लियस मेम्ब्रेन दो से बनी होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी होती है इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन पर राइबोसोम पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं, और ये मोटी होती है। राइबोसोम के कारण कैसी होती है, खुरदुरी होती है। और ये कैसी होती है, पतली और चिकनी, पतली और चिकनी होती है। आउटर मेम्ब्रेन ईआर से जुड़ी होती है, ईआर से जुड़ी होती है। और दोनों मेम्ब्रेन के मध्य में क्या उपस्थित होते हैं, केंद्रक आवरण अवकाश या पेरी न्यूक्लियर स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस उपस्थित होता है। पेरी न्यूक्लियर स्पेस की अगर हम बात करें तो पेरी न्यूक्लियर जो स्पेस होता है ये 100 से लेकर के 700 एंग्स्ट्रॉम तक होता है, 100 से लेकर के 700 एंग्स्ट्रॉम तक होता है। और दोनों मेम्ब्रेन की मोटाई की बात करें तो जो मेम्ब्रेन की जो मोटाई पाई जाती है, ये मेम्ब्रेन की मोटाई पाई जाती है 70 से 90 एंग्स्ट्रॉम। क्योंकि इनर पतली है तो इसकी 70 हो सकती है, इसकी 70 है तो इसकी नॉर्मल है, नॉर्मली बात है वो तो ज़्यादा ही होगी। तो आउटर मेम्ब्रेन की ज़्यादा होती है और इनर मेम्ब्रेन की कम होती है। तो 70 से 90 एंग्स्ट्रॉम की मोटाई की यहाँ पर मेम्ब्रेन पाई जाती हैं और इनके बीच में 100 से 700 एंग्स्ट्रॉम के मध्य यहाँ पर पेरी न्यूक्लियर स्पेस पाया जाता है। इसके अलावा जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस होता है, इस पेरी न्यूक्लियर स्पेस के अंदर एंटीबॉडी, लिपिड और कुछ क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। क्रिस्टल्स यहाँ पर पाए जाते हैं, एंटीबॉडी उपस्थित होंगी, लिपिड उपस्थित होंगे और यहाँ पर कुछ क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। और ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस भी किससे जुड़ा होता है, ईआर से। अभी आप लोगों ने देखा था डायग्राम में कि जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस है वो बाहर आउटर मेम्ब्रेन से होता हुआ ईआर से जुड़ा हुआ था, तो ये भी ईआर से जुड़ा हुआ पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स की। थर्ड, न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स होता है
ये न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन और ये वाली इनर मेम्ब्रेन, बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन और अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों के मध्य में इस प्रकार से एक बॉन्डिंग पाई जाती है। आउटर मेम्ब्रेन दो एक बॉन्डिंग के द्वारा जुड़ी होती है जिसको बोलते हैं हम डायफ्राम। दोनों के बीच में यहाँ पर ये डायफ्राम पाया जाता है। तो यहाँ एक संरचना और पाई जाती है जो मैंने अभी डायग्राम बनाया था उसमें भी उपस्थित थी। एक ये संरचना पाई जाती है ऊपर, ये राइबोसोम, ये होती है फाइब्रस लेमिना। जो हमने अभी पूरा न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर देखा था उसको तोड़ करके हम देख रहे हैं, तो अंदर की तरफ यहाँ पर फाइब्रस लेमिना होती है। ये फाइब्रस लेमिना इनर जो मेम्ब्रेन होती है उस इनर मेम्ब्रेन से, क्योंकि ये आपस में यहाँ पर जुड़ जाती हैं, और ये वाली इनर मेम्ब्रेन होती है अंदर की तरफ जो प्रेजेंट है, वो कौन सी है? इनर मेम्ब्रेन। इसको हमने मोटाई के रूप में शो कर रखा है अंदर की तरफ। ये इनर मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई फाइब्रस लेमिना यहाँ पर प्रेजेंट होती है। इन दोनों के बीच में यहाँ इस प्रकार के कुछ कॉम्प्लेक्स उपस्थित होते हैं और इन कॉम्प्लेक्स के मध्य में यहाँ पर डायफ्राम उपस्थित होता है। और ये क्या है? पोर, छिद्र। तो कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। अगर हम इसको हम अलग से काट कर देखें तो यहाँ पर जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, तो ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स एक जटिल संरचना होती है। एक काफ़ी कई चीज़ों से मिला हुआ, सम्मिश्रण से मिला हुआ एक संरचना होती है जो अपने आप में जटिल होता है। तो यहाँ पर जो पोर कॉम्प्लेक्स है, ये पोर कॉम्प्लेक्स दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है। इसको साफ करते हैं पहले। ये जो पोर कॉम्प्लेक्स है, ये पोर कॉम्प्लेक्स एक तो होता है एन्यूलस, और एक होता है डायफ्राम। एन्यूलस और डायफ्राम से मिलकर के बना होता है। आप लोगों ने 11th के अंदर पढ़ा है कार्ट व्हील स्ट्रक्चर, गाड़ी के पहिए के समान जो स्ट्रक्चर होता है। क्योंकि यहाँ पर जो एन्यूलस होता है, ये एन्यूलस एन्यूली से मिलकर के बना होता है। यहाँ पर वलायका कण पाए जाते हैं, वलायका कण पाए जाते हैं, और ये संख्या में होते हैं 8। एक यहाँ पर केंद्रीय सेंट्रल कण, सेंट्रल एन्यूली पाई जाती है। तो ये यहाँ पर 8 + 1, यहाँ 9 कण मिलकर के किसका निर्माण करेंगे? पोर कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। साथ में यहाँ पर डायफ्राम भी होगा। तो ये संरचना यहाँ पर मिलकर के न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का निर्माण करती हैं। जो यहाँ पर जो 8 वलायका कण होते हैं, ये वलायका कण हमने जो अभी स्ट्रक्चर देखा था इस प्रकार से,
ये वलयककर्ण यहाँ इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं। इसको अगर अलग से लेके देखें तो कुछ इस प्रकार से होते हैं। यहाँ पर 8 कण इस प्रकार से होते हैं और एक यहाँ पर सेंटर में उपस्थित होता है। ये अष्टकोणीय होता है, हेक्सागोनल नहीं होता, ये अक्सर अष्टकोणीय होता है। और इस अष्टकोणीय से ये यहाँ जुड़े हुए होते हैं। जैसे सेंट्रियोल के अंदर जुड़े हुए होते हैं, वहाँ पर व्यवस्था होती है, ऐसे ही यहाँ कुछ ऐसी ही व्यवस्था पाई जाती है जो यहाँ इस प्रकार से जुड़े होते हैं। यहाँ जो ये क्षेत्र निर्मित होता है, ये जो क्षेत्र निर्मित होता है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ड्रेन्स होता है। इलेक्ट्रॉन डेंस होता है, यहाँ पर सघन इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इन एन्यूली के चारों तरफ। ये संरचना कंप्लीटली क्या कहलाती है? ये कंप्लीट संरचना ही क्या कहलाती है? एन्यूलस कहलाती है। ये कंप्लीट संरचना एन्यूलस कहलाती है। यहाँ एक भित्ति को, एक मेम्ब्रेन को दूसरी मेम्ब्रेन, क्योंकि ये भी मेम्ब्रेन का ही पार्ट है, बीच में जोड़ने वाली जो संरचना है, ये संरचना क्या कहला रही है? डायफ्रेम कहला रही है। तो ये यहाँ चारों तरफ उपस्थित है ऐसे, और इसके मध्य में यहाँ पर डायफ्रेम उपस्थित है, और यहीं पे ये होती है एन्यूली। इसके ही ऊपर यहाँ पर एन्यूली पाई जाती है, क्योंकि गोल स्ट्रक्चर हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर के किसका निर्माण कर रही हैं? न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर रही हैं। यहाँ पर सभी चीज़ों ने मिलकर के न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया है। सो स्टूडेंट्स, अगर इसकी हम संरचना देखते हैं तो संरचना कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है हमें काट में। काट के अंदर जब इसकी संरचना हम देखते हैं तो कुछ यहाँ से ऐसे फिलामेंट्स निकले होते हैं। यहाँ जो हमें ये दिखाई दे रही हैं, ये क्या है? ग्रेन्यूल कण, जिनको हम क्या कह रहे थे? एन्यूली। ये क्या है? वलयिका कण हैं। 1, 2, 3 और 4 हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और 4 हमको दिखाई नहीं दे रहे। जब हमने ऐसे इसकी काट देखी है तो हमको केवल 4 ही यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इनसे निकले हुए ये एक्सियल फिलामेंट, तो यहाँ से ये फिलामेंट निकल करके एन्यूली से जुड़े हुए होते हैं। ये सेंट्रल एन्यूली। इस सेंट्रल एन्यूली से, जो सेंट्रल एन्यूली है, ये बाकी की 8 ग्रेन्यूल से मिलकर के बनी हुई होती है। ये 8 ग्रेन्यूल्स यहाँ पर उपस्थित होते हैं, जिन्हें हम एन्यूलस भी कह रहे थे, और सिंगल को हम एन्यूली ग्रेन्यूल भी कह रहे हैं। तो यहाँ ये जो संरचना होती है, यही संरचना जो पोर होता है, जो छिद्र होता है, इस छिद्र में पदार्थों के आने जाने को कंट्रोल करती है।
क्योंकि ये पर एक सघन क्षेत्र होता है, एक डेंस क्षेत्र होता है, और यहाँ एक लिक्विड जैसा पदार्थ भी उपस्थित होता है, एक सघन पदार्थ, एक सघन पदार्थ उपस्थित होता है। यही सघन पदार्थ जो होता है यहाँ भरा हुआ होता है, क्योंकि तो कॉम्प्लेक्स है कंप्लीटली, यहाँ भरा हुआ होता है। ये पदार्थ साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के मध्य पदार्थों के आवागमन पर कंट्रोल करता है। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म के जो पदार्थ होते हैं उनके आवागमन को ये कंट्रोल करता है। अगर कणों का आकार बड़ा है, कणों की प्रकृति अलग है, तो ये यहाँ से जो कण गुजरते हैं वो अपने आकार और अपनी रासायनिक प्रकृति के अकॉर्डिंग गुजरते हैं। अगर उनकी केमिकल नेचर और आकार यहाँ पर इनसे मैच कर रहा है तो वो आसानी से यहाँ से गुजर सकते हैं। और ये आकार में छोटा और बड़ा भी हो जाता है। बड़े अणु हैं, अंदर जाएंगे तो ये आकार में बड़े हो जाएंगे, और छोटे अणु हैं तो ये आकार में छोटे ही रहेंगे। तो ये अपने आप में एडजस्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स होता है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स एक जटिल संरचना होती है जो 8 बलाय का कण होते हैं और एक सेंट्रल कण होता है, जिनसे ही मिलकर के ये बने हुए होते हैं। तो इनसे मिली हुई एक संरचना होती है। नेक्स्ट, अंदर की साइड में यहाँ पर जो उपस्थित है ये डायफ्राम होता है। एन्युली के साथ साथ दूसरा क्या उपस्थित था? डायफ्राम। जो डायफ्राम है, ये डायफ्राम दोनों ही जो मेम्ब्रेन है, पहले डायग्राम में मैंने इस प्रकार से दिखाया था आपको, तो जो दोनों ये मेम्ब्रेन थी बाहर की तरफ, इनको जोड़े हुए एक संरचना होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? डायफ्राम कहते हैं। इस डायफ्राम के चारों तरफ यहाँ पर एक सघन इलेक्ट्रॉन क्षेत्र है, और ये सघन इलेक्ट्रॉन क्षेत्र यहाँ पर जो एन्युलस कहला रहा था। नेक्स्ट चलते हैं। फाइब्रस लेमिना या लेमिला। तो यहां अंदर की तरफ जो इस प्रकार से उपस्थित थी, ये क्या होती है? फाइब्रस लेमिला होती है। अंदर की तरफ उपस्थित ये फाइब्रस लेमिला होती है। फाइब्रस लेमिला जो होती है, ये फाइब्रस लेमिला प्रोटीन से बनी होती है, प्रोटीन से निर्मित होती है। यहां 3 पॉलीपेप्टाइड पाए जाते हैं। 3 पॉलीपेप्टाइड पाए जाते हैं। इनर मेम्ब्रेन से अटैच होती है, इनर मेम्ब्रेन से अटैच होती है, चिपकी हुई होती है, और इसको ये सपोर्ट का कार्य करती है। इसको किसका? आधार प्रदान करती है। इनर मेम्ब्रेन को आधार प्रदान करती है, सपोर्ट का कार्य कर रही है, आधार प्रदान कर रही है। प्रोटीन से निर्मित होती है। 3 पॉलीपेप्टाइड यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी, तो जब कोशिका विभाजन की प्रोफेज अवस्था आती है, कोशिका विभाजन की प्रोफेज अवस्था आती है, तो यहाँ पर एंजाइम क्रिया होती है। एंजाइम क्रिया होती है, जिससे ये क्या हो जाती है? नष्ट, छिन्न भिन्न हो जाती है, नष्ट हो जाती है, टूट जाती है टुकड़ों में। उसके बाद में जब टीलोफेज आती है, टीलोफेज आती है, तो वापस से एंजाइम क्रिया होगी और ये पुनः संगठित हो जाती है, पुनः संगठित हो जाती है। साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि यहाँ पर जो टीलोफेज के बाद में जो ये लेमिना होती है,
ये लेमिना, फाइब्रस लेमिना गुणसूत्रों के निर्माण में भी सहायक होती है। बढ़ने और बिगड़ने की प्रोसेस इसीलिए होती है कि ये गुणसूत्र निर्माण में भी सहायक होती है। तो ये प्रोफेज के टाइम नष्ट हो जाती है एंजाइम्स क्रिया के द्वारा, और टीलोफेज के टाइम वापस से पुनः संगठित हो जाती है। इसके अलावा बात करते हैं, ये तो हो गया जो केंद्रक आवरण था उसकी संरचना। इस केंद्रक आवरण का निर्माण कैसे होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो स्टूडेंट्स, बात करें हम सेल डिवीजन की। सेल डिवीजन के टाइम मैंने जब आपको सेल वॉल पढ़ाई थी उस वक्त बताया था कि यहाँ ER होती हैं, कुछ पुटिकाएं होती हैं। ये पुटिकाएं ER की भी हो सकती हैं और गोल्गी बॉडी की भी हो सकती हैं। तो जो ये पुटिकाएं होती हैं इनकी मेम्ब्रेन में बढ़ने की क्षमता होती है, और यही बढ़ने की क्षमता जो पाई जाती है वो यहाँ पर इस मेम्ब्रेन का निर्माण करती है। क्योंकि कोशिका के अंदर जब सेल डिवीजन चलता है तो सब कुछ साफ हो जाता है, सब कैसे हो जाते हैं, डिसअपीयर, गायब हो जाते हैं, और कंप्लीट सेल के अंदर यही प्रोसेस चलती है। तो यहाँ जो केंद्रक आवरण है, इस केंद्रक आवरण का निर्माण पुटिकाओं की मेम्ब्रेन के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कार्य के लिए। यहाँ पर जो केंद्रक आवरण है, इस केंद्रक आवरण के कार्य क्या होंगे। सबसे पहला कार्य तो न्यूक्लियस को आकार प्रदान कर रहा है, क्योंकि इस एनवलप के कारण ही न्यूक्लियस का आकार फिक्स है। दूसरा, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को अलग अलग रख रहा है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को पृथक पृथक कर रहा है। यहाँ जो पोर्स उपस्थित हैं, इन पोर्स के मध्य, पोर्स के कारण ही जो न्यूक्लियोप्लाज्म में पदार्थ निर्मित हो रहे हैं वो साइटोप्लाज्म में आते हैं, और जो साइटोप्लाज्म में जो आवश्यक प्रोटीन है यहाँ निर्माण के लिए आवश्यक होती हैं वो यहाँ से कहाँ जाती हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म में जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो क्रोमैटिन होते हैं, इन क्रोमैटिन जालकों को परिबद्ध रखती है। परिबद्ध करने का कार्य कौन कर रहा है, यहाँ पर एनवलप कर रहा है, केंद्रकीय आवरण कर रहा है। स्टूडेंट्स, अगर ये ना हो तो प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में कोई भी अंतर नहीं होता। इस आवरण की वजह से ही प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में अंतर पाया जाता है। एंड सेकंड, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो देखते हैं नेक्स्ट।